अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास पहले एक वीडियो है जिसमें हमने जायज़ा लिया था डीएनए का। मैं चाहती हूँ कि आप वो वाली वीडियो देखें, ये वाली वीडियो देखने से पहले। और जो मैं इस वीडियो में करना चाहती हूँ वो ये कि मैं डीएनए को ज़रा और करीब से देखूँगी। असल में हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि डीएनए का मतलब क्या है। मैं इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ रंगों में लिखूँगी। तो डीएनए से जो बनता है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको मैं कुछ देर के लिए यहाँ थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। और अब देखते हैं इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को और ये क्या ताल्लुक़ रखता है इसके असल नाम से, जो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए जो है ये सिर्फ एक जंक्शन है न्यूक्लिक एसिड के लिए, और जो नाम है न्यूक्लिक, ये इस बात की वजह से आता है क्योंकि ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। ये यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यहाँ से आता है न्यूक्लिक। और हम कुछ देर में बात करेंगे कि इसको एसिड क्यों कहते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। और अब हर एक डीएनए मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन से बना हुआ होता है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड दिखने में कैसा होता है? तो अब मेरे पास जो यहाँ हैं वो हैं 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के। मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स पर ज़ूम इन किया हुआ है और हम इसे अभी करीब से देख रहे हैं। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से बैकबोन समझ लें, सीढ़ी की एक साइड की। और ये यहाँ पर है ये सीढ़ी की दूसरी साइड। और फिर जो ये ब्रिजेस हैं, यानी जैसे पुल की तरह सी एक चीज़ है बीच में, ये क्या मॉलिक्यूल्स हैं ये मैं कुछ देर में बात करूँगी इसके बारे में। लेकिन ये जो हैं ये एक तरह से रंग्स हैं सीढ़ी के। रंग्स यानी वो चीज़ जो सीढ़ी की एक साइड को दूसरी साइड से जोड़ती है, जिस पर आप पैर रखते हैं। मैं अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड को ज़रा अलग से दिखाती हूँ। तो जिस चीज़ के इर्द गिर्द मैं ये दायरा बना रही हूँ इसको हम न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। ये हो गया यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड, और फिर ये जुड़ा हुआ है एक और न्यूक्लियोटाइड से। ये है वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इस दाएं तरफ ये है हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पर। इस वाले को थोड़ा मुख्तलिफ करके दिखाती हूँ। और फिर बिल्कुल इसके नीचे अगर आप देखें हमारे पास है एक और न्यूक्लियोटाइड। तो जो यहाँ दिखाया गया है वो ये कि हमारे पास असल में हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 2 सीढ़ी के बाएं जानिब और ये 2 हैं सीढ़ी के दाएं जानिब। अब सोचते हैं न्यूक्लियोटाइड के मुख्तलिफ टुकड़ों के बारे में। तो एक चीज़ जो शायद आपको बहुत साफ साफ नज़र आ रही हो यहाँ, वो हैं ये फॉस्फेट ग्रुप्स। ये यहाँ पर है एक फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया दूसरा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर। हर न्यूक्लियोटाइड का एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये यहाँ पर है एक और फॉस्फेट ग्रुप, और ये आखिरी वाला ये यहाँ पर है एक फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप्स ही हैं जो डीएनए या कह लें न्यूक्लिक एसिड को एसिड बनाते हैं। अब शायद आप कहें एक मिनट, ये जिस तरह से बना हुआ है इसका तो एक नेगेटिव चार्ज है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन्स को अपने अंदर लेगा। आप किस तरह से इसको एसिड कह सकते हैं? ये तो काफ़ी बेसिक लग रहा है। और जो वजह है डीएनए को अमूमन इन नेगेटिव चार्जेस के साथ बनाने की, वो ये कि ये इतना एसिडिक होता है, और अगर आप इसको एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे ये अपने हाइड्रोजन्स खो बैठेगा। असल में जो डीएनए है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा फॉर्मल हो जाएं, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके फॉस्फेट्स हो जाएंगे प्रोटोनेटेड इस तरह से, लेकिन ये इतने दिलो जान से इन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को खोना चाहता है तो ये होगा कुछ इस तरह का। ये मैं यहाँ आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैं इस वाले फॉस्फेट ग्रुप से ये नेगेटिव चार्ज हटाती हूँ, तो जब हम इस नेगेटिव चार्ज को खो देते हैं और ये बॉन्ड कर जाता है एक हाइड्रोजन से, अब ये बहुत ज़ोर से इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेना चाहता है। ये ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पकड़ सकता है, और एक पानी के मॉलिक्यूल से या फिर किसी और चीज़ से, और ये प्रोटॉन यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, और इसी वजह से हम इसको एसिड कहते हैं।
अगर ये एक सॉल्यूशन में नहीं होता, लेकिन ये बहुत एसिडिक होता और जैसे ही आप इसको एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये खो बैठेगा ये हाइड्रोजन्स। तो ये फॉस्फेट ग्रुप्स ही हैं जो इसको एक एसिड बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये आपको उलझन में डाल देता है क्योंकि अमूमन जिस तरह से ये दिखाया जाता है, ये दिखता है इन नेगेटिव चार्जेस के साथ, और वो इसलिए क्योंकि ये पहले से ही खो चुका है अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन। आप असल में इसका कॉन्जुगेट बेस दिखा रहे हैं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ से इसको अपना ये एसिडिक नाम मिलता है, क्योंकि ये शुरू तो प्रोटोनेटेड होता है, या कह लें ये इस एसिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन ये इसको आसानी से खो भी देता है और यहाँ से मिलता है इसको अपना एसिड वाला नाम। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड का है अपना एक फॉस्फेट ग्रुप। अब जो अगली चीज़ जिस पर आप शायद गौर करें वो है ये वाला ग्रुप यहाँ पर। ये है एक साइकिल, ये है एक रिंग, और ये देखने में तो बहुत ज़्यादा शुगर की तरह लगता है, और वो इसलिए क्योंकि ये है शुगर। अब इस शुगर की बुनियाद है ये एक 5 कार्बन शुगर है, और जो मैंने यहाँ दिखाया है ये वाला शुगर, ये है राइबोज। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये ऐसा तब दिखता है जब ये सिर्फ एक सीधी चेन की तरह होता है, और बहुत सी शुगर्स की तरह ये एक साइक्लिकल फॉर्म इख्तियार कर सकता है। असल में ये बहुत मुख्तलिफ तरह के साइक्लिकल फॉर्म्स अपना सकता है, लेकिन एक फॉर्म जो आम तौर पर बयान की जाती है, ये बताने से पहले मैं इन कार्बन्स को नंबर्स दे देती हूँ, क्योंकि कार्बन की नंबरिंग बहुत अहम होती है जब हम डीएनए की बात करते हैं। लेकिन अगर हम शुरू करें कार्बोनिल ग्रुप से, जो यहाँ पर है, हम इसको कहते हैं 1 कार्बन या 1 प्राइम कार्बन। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, ये हुआ 5 प्राइम कार्बन। तो आप बनाते हैं साइक्लिकल फॉर्म राइबोस की, ऐसे जैसे आपके पास है ऑक्सीजन यहाँ 4 प्राइम कार्बन पर। ये इस्तेमाल करता है अपना एक लोन पेयर एक बॉन्ड बनाने के लिए, और वो भी 1 प्राइम कार्बन के साथ। और ये मैंने इसलिए ऐसे बनाया है क्योंकि ये इस तरह से मुड़ता ज़रूर है। पूरे मॉलिक्यूल को इस तरह से मुड़ना या झुकना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और जब ये बना लेता है ये वाला बॉन्ड, कार्बन फिर इस डबल बॉन्ड में से एक को छोड़ सकता है, और फिर ये ऑक्सीजन ये इस्तेमाल कर सकता है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो जाकर पकड़ सकें एक हाइड्रोजन प्रोटॉन कहीं से। तो जब ये ऐसा करता है, आप इस फॉर्म में होते हैं। और ये वाला फॉर्म जो है, सिर्फ वाजे करना चाहती हूँ कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये फॉर्म ये है 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम कार्बन। अब हम जहाँ ये बॉन्ड देखते हैं, ये है 1 प्राइम कार्बन। ये हिस्सा था कार्बोनिल का। अब ये इस डबल बॉन्ड में से एक को छोड़ देता है ताकि ये ऑक्सीजन बना सके एक बॉन्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ। तो इसने जाने दिया एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, ताकि ये बना सके हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ एक बॉन्ड। तो ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन ये है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन। और ये जो हरा बॉन्ड है जो बनता है इस ऑक्सीजन के जो 4 प्राइम कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस 1 प्राइम कार्बन के दरमियान, वो है ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। ये वाली ऑक्सीजन जो है, ये है वो ऑक्सीजन वहाँ पर। नोटिस करें कि ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है 4 प्राइम कार्बन से यहाँ पर, और अब ये 1 प्राइम कार्बन से भी जुड़ गया है, और ये एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ होता है। तो हाइड्रोजन ये रहा, लेकिन इसको कोई आता जाता पानी का मॉलिक्यूल पकड़ सकता है और बन सकता है हाइड्रोनियम। तो ये खो सकता है, तो ये पकड़ सकता है एक हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर, और फिर ये एक हाइड्रोजन प्रोटॉन खो भी सकता है यहाँ पर। तो नेट फ़ायदा या नुकसान नहीं होता यहाँ। तो आप बना लेते हैं ये साइक्लिकल फॉर्म, और ये साइक्लिकल फॉर्म जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत करीब है इसके जो हम एक डीएनए मॉलिक्यूल में देखते हैं। ये असल में बिल्कुल वही चीज़ है जो हम एक आरएनए मॉलिक्यूल में देखते हैं, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड में। तो हमें क्या लगता है जब हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? तो आप शुरू कर सकते हैं इस राइबोस से जो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर हम एक ऑक्सीजन ग्रुप से छुटकारा पा लें, असल में अगर हम एक ऑक्सीजन से छुटकारा पा लें, हम कर दें तब्दील हाइड्रोक्सिल को एक हाइड्रोजन से, तो हमारे पास आ जाएगा डीऑक्सी राइबोस।
और वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 5 मेंबर रिंग, आपके पास हैं 4 कार्बन्स यहाँ पर। ये लगता बिल्कुल ऐसा ही है। हाइड्रोजन जो है वो इम्प्लिसिट हैं कार्बन्स की तरफ। ये हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। कार्बन्स होते हैं यहाँ जहाँ ये लकीरें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, या कह लें इन किनारों पर, और यहाँ पर जहाँ पे ये लकीरें ख़त्म हो रही हैं। तो अगर हम इन 2 मॉलिक्यूल्स का मवाजना करें, ये यहाँ पर इनका, हम देख सकते हैं कि इस वाले के पास एक OH है और एक H, लेकिन इस वाले के पास हैं सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर। तो यहाँ ये मिस कर रहा है एक ऑक्सीजन, तो ये हुआ डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज में ये वाला ऑक्सीजन नहीं है, इसके पास इस 2 प्राइम कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर आप इससे छुटकारा पा लें, यहाँ पर ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। इसके इर्द गिर्द में एक सर्कल बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर ये है डीऑक्सीराइबोज, ये इसकी बुनियाद है डीऑक्सीराइबोज। मुझे लगता है इन दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से जुड़ने से पहले आप इसको डीऑक्सीराइबोज कह सकते हैं, और ये वो जगह है जहाँ से ये डीऑक्सीराइबो लफ्ज़ आता है। और फिर जो इसका आखिरी हिस्सा है वो है ये वाला हिस्सा यहाँ पर, और इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेसिस। और आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये है एक नाइट्रोजनस बेस, और ये यहाँ पर ऊपर ये है एक मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेस, और फिर ये यहाँ पर ये है एक और मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेस। गौर करें कि इस वाले के पास है सिर्फ एक रिंग, इसके पास भी है एक रिंग, और ये वाली जो है इसके पास हैं 2 रिंग्स, और फिर ये यहाँ पर इसके पास भी हैं 2 रिंग्स। और हमारे पास हैं मुख्तलिफ नाम इन नाइट्रोजनस बेसिस के, जिनके पास हैं 2 रिंग्स, इनको आम तौर पर प्यूरीन्स कहते हैं। तो अगर नाइट्रोजनस बेसिस में हैं 2 रिंग्स, इनको कहेंगे प्यूरीन्स। ये इनकी आम दर्जा बंदी की या क्लासिफिकेशन की टर्म है, और इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं। और अगर आपके पास है एक रिंग, तो इनको कहते हैं पायरामिडीन्स। और ख़ास तौर पर ये दोनों जो दाएं जानिब हैं, ये 2 प्यूरीन्स, ये जो ऊपर है यहाँ, ये है एडेनिन। और हमने बात की थी कि इनकी जोड़ियाँ कैसे होती हैं डीएनए के जायज़े वाली वीडियो में। तो ये यहाँ पर है एडेनिन, ये नाइट्रोजनस बेस, और फिर जो ये यहाँ पर है ये है ग्वानिन, और फिर यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस जिसमें सिर्फ एक रिंग है, जो इसको बनाता है एक पायरामिडीन, ये है एक थायमीन, ये यहाँ पर। और आखिर में अगर हम डीएनए की बात करते हैं, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो हमको यूरेसिल के बारे में भी बात करनी होगी, लेकिन जब हम सिर्फ डीएनए की बात करते हैं, ये वाला यहाँ पर ये है साइटोसिन। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पर थायमीन जो है ये मुतवज्जे होता है एडेनिन की तरफ, फिर ये जुड़ता है एडेनिन से, और साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से। तो ये किस तरह से बॉन्ड कर रहे होते हैं। तो जो तरीका है जिस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस बनाते हैं, ये सीढ़ी के रंग्स ये आपस में मुतवज्जे होते हैं, और ये हैं हमारे पुराने दोस्त हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये सब इस हकीकत से निकलता है कि हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब एक नाइट्रोजन जुड़ता है हाइड्रोजन से, तो आपके पास होगा एक पार्शली नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर। इसको मैं हरे रंग से यहाँ बनाती हूँ। यहाँ होगा हाइड्रोजन पर पार्शल नेगेटिव चार्ज, और होगा एक पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर। और ऑक्सीजन जो है, हमने हमेशा बात की है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इसको होगा एक पार्शल नेगेटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन का पार्शल नेगेटिव चार्ज मुतवज्जे होगा इस हाइड्रोजन के पार्शल पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इस तरह से आपके पास आएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही चीज़ होगी इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला नाइट्रोजन जो खुद इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, और इस तरह यहाँ बनता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर यहाँ नीचे आपके पास है एक हाइड्रोजन जिसका है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स भी लिए जा रहे हैं। और फिर आपके पास है ये ऑक्सीजन जिसका है पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट, और ये बन जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज़ होगी इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच, और यही चीज़ होगी इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच। और इसी वजह से साइटोसिन और ग्वानिन का जोड़ होता है, और इसी वजह से थायमीन और एडेनिन की भी जोड़ी बनती है।
तो आज के लिए इतना ही।